छात्रों, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अंडाणु जनन। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में oogenesis। ये क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ में इससे कुछ जो कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो कि ऑल एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम इनको आज देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अंडाणु जनन कहलाता क्या है। परिभाषा की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है। तो हमें पता है, हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में जब जनन तंत्र पढ़ाया था। तो मादा का जो जनन तंत्र होता है उसका जो मुख्य भाग होता है उसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है वो अंडाशय में होती है। तो उसकी परिभाषा भी अंडाशय से शुरू होगी कि मादा के अंडाशय में, मादा के अंडाशय में अंडाणुओं की निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अंडाणु जनन या इसी को कहते हैं oogenesis। ठीक, कहते हैं। ये सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा हुई। तो यह क्रिया कहाँ होती है? मादा के अंडाशय में होती है। और इस क्रिया में क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये दो चीज क्लियर है। अब यह क्रिया प्रारंभ कब होती है? तो यह क्रिया आप कह सकते हैं कि यह क्रिया सामान्यतः कहा जाता है कि बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु। ठीक है, 12 से 14 वर्ष की आयु में ये क्या होती है? प्रारंभ होती है। क्या होती है? प्रारंभ। ठीक है, और कहते हैं कि 40 से 45 या कहें 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष में यह क्रिया समाप्त हो जाती है। मतलब 45 या 50 वर्ष की आयु में, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच यह क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मतलब यह क्रिया जीवन पर्यंत नहीं होती है। कुछ महिलाओं में यह क्रिया 50 से 55 वर्ष में समाप्त होती है। तो ये रेयर केस बन जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप। सामान्यतः इसकी जो समाप्ति की एज है 45 से 50 वर्ष। अब इस क्रिया के प्रारंभ होते ही कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखते हैं बालिकाओं में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे सबसे पहला मासिक चक्र का प्रारंभ होना। मासिक चक्र का प्रारंभ होना। ठीक है, जैसे ही बालिका की आयु इस वर्ष की हो, इतने पहुंची न्यूनतम आयु, कभी कभार पहले भी हो सकती है, तो मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तनों का विकास, ग्रंथि नहीं आएंगे, स्तनों का विकास। तीसरा, आवाज का सुरीला होना, आवाज का सुरीला होना। चौथा, स्त्रीत्व की भावना, स्त्रीत्व की भावना विकास। पांचवा बता सकते हैं इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ये कुछ
द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं जब यह क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि मासिक चक्र का प्रारंभ होना, स्तनों का विकास, आवाज का सुरीला होना, अस्तित्व की भावनाओं का विकास और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। जब अंडाणुजनित क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये कुछ लक्षण हमको दिखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह क्रिया होती कैसे है, कितने चरणों में होती है। तो सामान्यतः यह क्रिया हम बताएं, अगर इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं, क्रिया विधि, ठीक है, तो क्रिया विधि की बात करते हैं तो यह क्रिया 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में। कौन कौन से चरण है? सबसे पहला चरण है, आप कह सकते हैं प्रोलीफरेशन। प्रोलीफरेशन, ठीक है। प्रोलीफरेशन जो चरण है, 3 अवस्थाओं 3 चरण में होता है। तो ये जो चरण है प्रोलीफरेशन, इस चरण का प्रारंभ जब मादा, कह सकते हैं कि जब मादा भ्रूण गर्भाशय में होता है, अर्थात कह सकते हैं 6 महीने की मादा भ्रूण होती है, तभी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में अंडाशय की कुछ पेशियां होती हैं, वो अंडाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजित होती हैं और एक गुच्छे का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। और फॉलिकल विकसित होकर क्या बनाती है? फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल का जब विकास हो जाता है तो फॉलिकल थोड़ा विकसित हो जाती है और विकसित होकर उगोनिया बनाती है। क्या बनाती है? उगोनिया बनाती है। उगोनिया बनती है तो उगोनिया आगे और ज्यादा वृद्धि करती, आकार बढ़ता है और वो क्या करती है कि ग्रोथ फेज पार करती है। तो दूसरी अवस्था आती है ग्रोथ या वृद्धि अवस्था, कह सकते हैं वृद्धि अवस्था, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज इसमें क्या करती है कि जो ओगोनियम होती है आकार में बड़ी होती है और आगे के विभाजन तैयार होती है। और तीसरी अवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं को हम देखेंगे आरेख के द्वारा। किसके द्वारा? एक आरेखीय डायग्राम के द्वारा तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि आरेखीय डायग्राम में ये कैसी तीनों अवस्थाएं कैसे बनती हैं, देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि जो अंडाशय की कोशिकाएं होती हैं, अंडाशय की जो कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजनशील होती है, उसे कहते हैं जर्म सेल, जो द्विगुणित अवस्था में होती है। ये क्या है? जर्म सेल। अंडाशय की कोशिका है, ये इसका विकास भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब विकास होता है तो इसकी कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करती हैं। तो 1 से 2 और 2 से 4 हो जाती है। ठीक है, इतनी अवस्था को, ये जो इतनी अवस्था हुई, यहां से कहें तो ये अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था में, सॉरी, जब से बालिका भ्रूण गर्भावस्था में रहती है तभी ये अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती है। और ये जो एक कोशिका से इतनी कोशिका बनती है तो ये कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे प्रोलीफरेशन। ठीक है, प्रोलीफरेशन अवस्था कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रोलीफरेशन अवस्था। इसमें जो ये कोशिका बनी इसे कहते हैं उगोनिया। क्या कहते हैं? उगोनिया। उगोनिया कहते हैं। अब उगोनिया क्या करती है? आकार में बड़ी होती है। ये क्या करेगी? आकार में बड़ी होगी और थोड़ा सा कुछ बड़े आकार की हो जाएगी, सामान्य से बड़ी होगी। ठीक, इन सभी में यही क्रिया होती है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था, ठीक है। अब वृद्धि अवस्था में जो कोशिका बनी इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंड कोशिका।
अब प्राथमिक अंडकोश का या प्राइमरी oocyte में क्या होता है, यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो जब यहाँ पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती है, दो कोशिका बनेंगी, परंतु गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे जो कोशिका बनती है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, आधी होती है, मतलब यह एक बड़ी कोशिका बनी और दूसरी बनती है छोटी सी कोशिका। ये दूसरी कितनी है, छोटी सी कोशिका। जो बड़ी कोशिका बनती है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। लेकिन जो छोटी कोशिका बनी, इस छोटी कोशिका को कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, प्रथम ध्रुवी क्या बना और यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनी, एक बड़ी एक छोटी। छोटी कोशिका जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, इसमें आगे का विभाजन नहीं होता है, ये आगे विभाजित नहीं होती। विभाजित कौन हुआ, केवल सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, अर्थात कह सकते हैं कि मियोसिस सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है, इसमें तो होगा, इसमें होता है, तो इससे पुनः दो असमान कोशिका बनती है, एक बड़ी, ये बड़ी वाली होगी, और दूसरी छोटी, ये छोटी बनती है। तो छोटी कोशिका को हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका बनती है उसे कहते हैं ooted। अब यहां क्या होता है कि ooted को पोषण प्रदान करता है फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी। कभी कभार क्या होता है कि पोषण की कमी हो जाती है, तो इसको पोषण प्रदान करने के लिए, ताकि यह जो ooted है इसका ये सही से अंडाणु में परिवर्तित हो सके, तो उसके लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो कभी कभार विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर एक और पोलर बॉडी का निर्माण करती है। इस प्रकार तीन पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ताकि इन तीनों पोलर बॉडी के माध्यम से इसका पोषण हो सके और एक विकसित ओवम का निर्माण हो सके। ये एक ओवम है। ठीक है, ये एक ओवम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसकी तीसरी अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं मैचुरेशन फेज या परिपक्व अवस्था, क्या कहते हैं, परिपक्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या हुआ कि जो प्राइमरी oocyte थे वो विभाजित हुए, असमान विभाजन हुआ। असमान विभाजन के फलस्वरूप जो बड़ी कोशिका बनी उसको सेकेंडरी oocyte कहा और छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा। ये मियोसिस डिवीजन हुआ था फर्स्ट। इसके बाद आगे का विभाजन नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte का विभाजन होता है, तो क्या बनता है, ooted बनते हैं बड़ी कोशिका, और छोटी कोशिका को सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। ooted आगे परिपक्व होकर ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी पूरी अवस्था परिपक्व अवस्था कहलाती है। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे तो क्वेश्चन जो समझ आए। तो अंडाणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है और कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, और फॉलिकल की कोशिका को जो आकार में थोड़ा बड़ी होती है उसे उगोनिया कहते हैं, और इतनी अवस्था को हम कहते हैं प्लोरीफरेशन अवस्था कहते हैं, या इसको मल्टीप्लिकेशन स्टेज भी कह सकते हैं। इसके बाद जो उगोनिया होती है वो आकार में और बड़ी होती है, और तो इस अवस्था को कहते हैं वृद्धि अवस्था, और इसको कहते हैं कोशिका को कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो असमान होते हैं। असमान होने के कारण जो बड़ी कोशिका होती है वो आगे विभाजित होती है और ooted का निर्माण करती है, और ooted परिपक्व होकर ओवम का निर्माण करती है। चूंकि इस क्रिया में ooted का पोषण फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी करते हैं, तो कभी कभार पोषण की कमी हो जाती है। तो पोषण की कमी हो जाने की स्थिति में पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाती है। इस प्रकार 2 से 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है अगर अंडाणुजन की क्रिया होती है। तो अंडाणुजन की कभी कभी क्रिया में क्या होता है, 2 से 3 पोलर बॉडियों का निर्माण भी होता है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अंडाणुओं का विकास जर्म सेल से होता है। जो कोशिकाओं का गुच्छा कहलाती है फॉलिकल कहलाती है। अगर वो कोशिकाएं फॉलिकल से बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं।
उगोनिया में वृद्धि अवस्था होती है, तो जब कुछ उगोनिया और बड़ी हो जाती है तो वो कहलाती है प्राइमरी oocyte कहलाती है। प्राइमरी oocyte में आगे क्या होता है, डिवीजन की क्रिया होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।